गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर 6 यूनिट 3 विश्व मानव अधिवास। तो सबसे पहले यहाँ जो बात हो रही है कि ये क्या चीज है अधिवास। अधिवास क्या होता है? तो देखिए आप, मनुष्य जब आदिम काल में था तो उसके पास एक ही व्यवसाय था, उसका उदरपूर्ति का, यानी अपना उसको पेट भराई करके उसको शिकार करना और शिकार करके उसको खाना, ये उसके पास एक उद्देश्य होता था अपने जीवन का। फिर जैसे जैसे मनुष्य नए नए आविष्कार करने लगा, पशुओं को पालने लगा, कृषि कार्य करने लगा, वैसे वैसे वो किसी जगह पे बसने लगा, स्थायी तौर पर बसने लगा। जब वो बसने लगा तो उसको एक जरूरत महसूस हुई अपने आप को सुरक्षित रखने की, अपने आप को प्राकृतिक इस वातावरण के अंदर सेटल रखने की। इसलिए उसने निवास गृह बनाने की कोशिश की। वे निवास गृह अस्थायी भी हो सकते थे, स्थायी भी हो सकते थे। मनुष्य लंबे समय तक रहता तो स्थायी कहते हैं, कम समय के लिए रहता तो अस्थायी कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव ने अपने रहने के लिए एक निवास की व्यवस्था की। ये निवास जब कई प्रकार के मनुष्यों का एक साथ जब निवास होने लगा स्थायी तौर पर, तो वे अधिवास कहने लगे। अधिवास हम उनको कह सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखें, छोटी सी संक्षिप्त परिभाषा इसकी देखें कि मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों का एक संगठित समूह जो होता है उसको हम कहते हैं अधिवास। मानव द्वारा विकसित एवं संगठित आवासों का समूह यानी मानव द्वारा विकसित एवं संगठित जो आवास है, उन आवासों का एक समूह जो है वह आपका कहलाता है मानव अधिवास। अब ये आवास आपने देखा है कि नगरों के अंदर, शहरों के अंदर जो आवास के प्रकार हैं, बिल्कुल पास मकान बने हैं, ज्यादा संख्या में मकान। तो ये क्या है? ये बस्तियों का प्रकार है, बस्तियों का समूह है जो अधिवास कहलाता है। वही गांवों के अंदर दो मकानों के बीच में दूरियां, यानी दूर दूर, तो वे वहां के प्राकृतिक माहौल के हिसाब से वे वहां का अधिवास होता है। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं कि मानव जो है वह अपने द्वारा, खुद के द्वारा निर्मित और विकसित एक आवासों का एक समूह जो है वह उसका वो अधिवास कहलाता है। वही विद्वान हुए प्रोफेसर विडॉल डी ला ब्लास, ये नाम है उनका, विडॉल डी ला ब्लास। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट अध्याय में हमने इनके बारे में पढ़ा। ये कहते हैं मानव अधिवास के बारे में, इनकी परिभाषा है मानव अधिवास के बारे में। ये कहते हैं कि मानव द्वारा स्वयं के आवास, मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति के रखने के लिए विकसित संरचना मानव अधिवास कहलाती है। ये कह रहा है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास, खुद के रहने के लिए और अपनी संपत्ति के लिए निर्मित एक संरचना, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति के रखने के लिए, अपनी रखने के लिए
निर्मित संरचना अधिवास कहलाती है। विटोर डी ला प्लास इन्होंने अधिवास के बारे में बताया कि मानव द्वारा स्वयं के आवास मनुष्य की खुद के रहने के लिए एवं अपनी संपत्ति के रखने के लिए जो एक संरचना निर्मित की जाती है वह आपके अधिवास कहलाती है। अब ये जो अधिवास है, ये अधिवास क्यों बनाए जाते हैं? रीजन बहुत सारे हैं कि अधिवास क्यों बनाता है मनुष्य। पुराने समय में भी रहते हैं, वो गुफाओं में रहता, पेड़ों में रहता। फिर उस टाइम से लेके आज के दौर में आज मनुष्य अपनी जमा पूंजी का या अपने आय का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आवास पर खर्च करता है। विभिन्न प्रकार की भौतिक संसाधनों का उसके अंदर यूज करता है, उपयोग करता है, जो उसकी जीवन शैली को और आसान बनाते हैं। तो ये जो पैसा है जो मनुष्य इतना खर्च कर रहा है, तो ये रीजन क्या है, क्यों बनाता है आवास, किस कारण से बनाता है, इसके बारे में हम इसी में पढ़ेंगे कि मनुष्य क्यों मतलब इसका निर्माण करता है, आवास बनाता है। मोटे तौर पर हम देखें तो आवास इसलिए बनाए जाते हैं कि एक तो वो स्थायी तौर पर मानसिक शांति उसको मिल सके, दूसरा जो कठिन वातावरण है, भौतिक वातावरण है, उसका वो मुकाबला कर सके। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है वातावरण के अंदर, जो मौसम परिवर्तन होता है, उसका वो मुकाबला एक आवास के अंदर रहकर ही कर सकता है। दूसरा जानवर से सुरक्षा, जंगली जानवर से चोरी है, अपनी जो संपत्ति है उस संपत्ति का वो उसके अंदर उसकी सुरक्षा कर सकता है। तो आवास इसीलिए जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ये जो आवास है, क्या ये आवास किसी मनुष्य ने जहां बना दिया है वो उसका फिक्स हो जाता है? कितने टाइप्स के होते हैं इसके आवास, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए आप कि आवास दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी। आवास दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी और स्थायी। अस्थायी आवास, अस्थायी आवास क्यों बनाया जाता है? तो कोई उद्देश्य कहीं पर अगर अस्थायी हो, टेम्परेरी हो, तो हम ऐसे आवास का निर्माण करते हैं। हमारी बहुत सारी जनजातियां हैं जो आज भी कई क्षेत्रों के अंदर विद्यमान है, जगह जगह वो निवास कर रही है। तो वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरत के हिसाब से जहां कुछ समय के लिए प्रवास करते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, तो वे ऐसे अस्थायी आवासों का निर्माण करते हैं। ये आवास कच्चे झोपड़े भी हो सकते हैं, टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और टहनियों से छोटी झोपड़ियां या पेड़ों के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। वे अपनी जरूरत के हिसाब से अपने उद्देश्य की तत्काल पूर्ति के लिए ऐसे आवास बनाते हैं। ये जो आवास है, इस आवास को हम कह सकते हैं कि ये मौसम के अनुकूल होते हैं। क्या होते हैं ये? मौसम के अनुकूल होते हैं। जैसा जहां मौसम है उसके अनुकूल ये आवास बनाए जाते हैं। मौसम के अनुकूल, मौसम के अनुकूल आवास होते हैं। साथ ही जो पशु चरण का कार्य करते हैं, जो जनजातियां इसमें इन्वॉल्व हैं, वे अपने पशु को एक जगह से दूसरी जगह पर जब लेके जाती हैं तो वहां कुछ समय रहने के लिए इस प्रकार के आवास का निर्माण करती है। जैसे कि वर्तमान में मध्य एशिया में किर्गिज जनजाति, मध्य एशिया की किर्गिज, एसपी में
रहने में बंधु। ये जनजातियां जो है दो विभिन्न प्रकार के कार्य में संलग्न है। पशुचरण, कृषि। जब इन कार्यों में संलग्न रहते हैं तो वे कुछ समय के लिए जब तक उनका वहां उद्देश्य है तब तक उसकी पूर्ति के लिए या अपने रहने के लिए अस्थायी निवास का बंदोबस्त करती है। ये निवास घास फूस की झोपड़ियां भी हो सकती है, टेंट भी हो सकता है, गुफाएं भी हो सकती है, गुफाओं में भी रह लेते हैं क्योंकि पहाड़ों की ओर में भी रह लेते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे निवास करते हैं। साथ ही राजस्थान के अंदर भी जैसे रबारी, बंजारे, गुजर, जो आज भी उसमें सम्मिलित है पशुचरण के कार्यों में। वे लोग अपने पशुओं को जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो कुछ समय के लिए वहां पर इस प्रकार के ऐसे निवास बनाते हैं और ये ऐसे निवास कच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? कच्चे टेंट, कच्चे होते हैं, टेंट में भी ये निवास करते हैं। अब बात करते हैं स्थायी निवास। तो स्थायी निवास देखिए आप कि मानव स्थायी तौर पर पहले मनुष्य प्राचीन काल में था, आदिम काल में था तो गुफाओं में रहता था, पेड़ों में रहता था, ठीक है। उसके बाद एक ही व्यवसाय था, वो था शिकार करना, आखेट करना। वो एक ही कार्य करता था, आखेट करना, ठीक है। और आखेट करके अपनी उधर पूर्ति करता। जब वो नदी घाटियों के किनारे अपने बसने लगा, रहने लगा, तो वो कृषि कार्य करने लगा, पशुचरण करने लगा। इस हिसाब से जो लंबे समय तक वहीं बस गए उन लोगों ने अस्थायी कार्य, उन्होंने स्थायी बस्तियां, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट्स वहां पे बसा ली। ये जो थे ये कैसे थे, किस प्रकार से थे? तो हम देखें कि ये स्थायी जो बस्तियां हैं वे पक्के घर होते हैं। स्थायी बस्तियां जो है वे पक्के घरों में भी रहती हैं और कच्चे घर भी होते हैं लेकिन वे लंबे टाइम के लिए स्थायी हो जाते हैं। तो ये स्थायी आवास है। तो ये मानव विकास का जो क्रम है, जब से मनुष्य समूह में रहने लगा है तब से इनका विकास हुआ है। तो कह सकते हैं जब से मानव समूह में रहने लगा तब से स्थायी बस्तियों का बसा होने लगा। साथ ही स्थायी जो बस्तियां हैं ये मतलब किन कारकों पर डिपेंड करती है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है स्थायी बस्तियां? तो हम कह सकते हैं कि स्थायी जो बस्तियां हैं उसका जो संसाधन है उसी के ऊपर इनका निर्माण होता है। स्थायी बस्तियां स्थानीय संसाधनों के ऊपर बनाई जाती है। स्थानीय संसाधनों से बस्ती है, जिनके मकान जो है वे स्थानीय संसाधन जो उपलब्ध है उसी के अनुसार वे अपने मकान बनाते हैं। और ये स्थायी बस्तियां हैं जो गांव में है तो गांव में प्राप्त व्यवसाय से जो प्राप्त संसाधन है उनसे बनाए जाते हैं। शहरों में वित्तीय व्यवसाय से जो प्राप्त संसाधन है उनसे बनाए जाते हैं मकान, ठीक है। दूसरी बात कि ये पूरे विश्व से संबंधित है, बाह्य विश्व से। ये बस्तियां जो है वो बाह्य विश्व का मतलब होता है कि देश के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी इसी प्रकार से स्थायी बस्तियां बसी हुई है। तब कह सकते हैं कि बाह्य विश्व से संबंधित नहीं है। बाह्य विश्व से संबंधित है। फिर भावी उन्नति के सीधा संभावना बनी रहती है। भावी उन्नति की संभावना बनी तो रहती है सीधा, क्योंकि
जितने अच्छे मकान होंगे, जितनी अच्छी बस्तियां होंगी, तो लोगों का डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो मकान जो बनाए जाते हैं, वो बस्तियां जो बसाई जाती हैं, इन कारकों पर डिपेंड करती है। अगर कुछ समय के लिए है तो अस्थायी बस्तियां बसेगी, और ज्यादा समय के लिए है, लंबे समय के लिए है, तो स्थायी अधिवास बनाए जाते हैं। अब हम कहते हैं मानव जो अधिवास है उसका वर्गीकरण, मानव अधिवास जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मानव अधिवास का वर्गीकरण, उसमें आपका पहला है ग्रामीण, दूसरा आपका है नगरीय। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण अधिवास यानी वह अधिवास जो गांव से संबंधित है। नगरीय अधिवास जो नगरों से संबंधित है। अब देखें आप कि ये जो ग्रामीण अधिवास है, ये अधिवास क्या होता है? तो ग्रामीण अधिवास गांवों में जो बस्तियां बसी हुई है, वह ही अधिवास का एक प्रारूप है। ग्रामीण अधिवास का जो गांव के अंदर बस्तियां जिस प्रकार से बसी हुई है, चाहे कच्चे मकान हो या पक्के मकान हो, लेकिन उनका जो सेटल है, जो सेटल होने का जो तरीका है, जो वही आपका ग्रामीण अधिवास है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अधिवास है वे किस पर डिपेंड होता है? प्राथमिक व्यवस्था पर। अधिवास किस पर डिपेंड होता है? प्राथमिक व्यवस्था पर आधारित। जैसे प्राथमिक व्यवसाय है मछली पकड़ना, शिकार, कृषि, पशुचारण। ये जो है एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज गांव के अंदर ज्यादा होती है, लगभग 100% या 90% आपकी इसी के ऊपर डिपेंड होती है। इसलिए ये जो मकान बनाए जाते हैं, अधिवास बनाए जाते हैं, ये सारे क्षेत्रों की कार्यों को ध्यान रखकर बनाए जाते हैं। अगर आप उसी तरह का कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है मकान के आसपास आपको बहुत ज्यादा जमीन छोड़नी पड़ेगी अपने पशुओं को बांधने के लिए। तो मकानों का जो आकार होगा वो छोटा होगा, लेकिन उसका जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा होगा, ताकि वे अपनी कृषि की उपज को भी उसके अंदर रख सके, प्लस पशुओं को भी उसके अंदर बांध सके। इस प्रकार से जो घर होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय के आधार ये है आपका ग्रामीण अधिवास। फिर बात करते हैं नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास क्या है? तो नगरीय अधिवास जाहिर सी बात है, ये अधिवास ऐसा है जो द्वितीय क्षेत्रों पे डिपेंड होता है। द्वितीय क्षेत्र जो है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर हम कह सकते हैं कि परिवहन है, व्यापार है, वाणिज्य है, ये सब बातें हैं, ये सब उद्योग है, वे सारे इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो इनके ऊपर ही आधारित उद्योग होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये नगरीय अधिवास ऐसे अधिवास है जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसायों पर आधारित होता है, साथ ही आधुनिकता वाला भी होता है। आधुनिकता से पूर्ण आवास, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय पर आधारित आवास। ये आवास कैसे होते हैं? आधुनिकता से पूर्ण होते हैं।
वित्तीय क्षेत्र पंचम व्यवसाय पर आधारित आवास होता है। साथ ही यह प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर परिवहन सेवाओं का विस्तार अधिक होता है। तो जैसे ज्यादा आबादी आकर रहना शुरू होती है, वैसे वैसे मकानों के जो आकार हैं वो भी इन सेवाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यहाँ बेतरतीब मकान न बनाकर उनको आयताकार या सड़कें चौरस में मिलने वाली सड़कें इस प्रकार से उनको सेटल किया जाता है। तो ये है हमारा मानव अधिवास क्या होता है, परिभाषाएं उसके अनुसार अपने विडाल की ग्लांस के अनुसार, साथ ही अधिवास के प्रकार, नगरीय और ग्रामीण, स्थायी और अस्थायी। तो ये सारी बातें हमने आज चैप्टर में कंप्लीट की। कल हम ग्रामीण अधिवास के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।